मेरी जवान बहन थी जो माँ के साथ गांव में रहती थी। एक दिन मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और मेरी बहन अनाथ हो गई। क्योंकि मेरे पिता तो बहुत पहले ही गुजर गए थे, इसीलिए मजबूरन मुझे अपनी बहन को अपने पास बुलाना पड़ा। मेरे पति मुझे बेहद प्यार करते थे। उन्हें मेरी बहन के आने पर भी कोई एतराज नहीं था। पर मैंने महसूस किया कि जब से मेरी बहन आई थी तो रात में मुझे बहुत अच्छी नींद आती, और जब मैं सोकर उठती तो मेरी बहन रो रही होती। जब मैं उससे उसके रोने का कारण पूछती तो वो कहती, दीदी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। यह सब अब हर रोज का हो गया था। एक रात मैंने ना तो खाना खाया और ना ही दूध पिया। मैंने खाना और दूध छुपा दिया। उस रात मैंने महसूस किया कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर नींद का झूठा बहाना बनाकर आंखें बंद करके लेट गई। मैंने देखा मेरे पति रात के 1 बजे कमरे से बाहर निकले। उनकी निकलने की कुछ ही देर बाद मैं भी कमरे से बाहर निकल गई। मैंने महसूस किया कि मेरी बहन सुप्रिया के कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी। मैं उसके कमरे के पास गई और अचानक दरवाजा खोल दिया, पर सामने का मंजर देख मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और नवीन उसके करीब खड़े थे। पर जब नवीन ने मुझे देखा तो घबरा गए और मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे। मैं पानी पीने कमरे से बाहर आया तो सुप्रिया के चीखने की आवाज सुनी। उसके चीखों की आवाज सुनकर उसके कमरे में गया तो देखा छिपकली उसके दुपट्टे पर थी। सामने सुप्रिया बिना दुपट्टे के खड़ी थी। मुझे उसका दुपट्टा उतार कर फेंकना पड़ा। तभी अचानक तुम आ गई। नवीन के मुंह से यह सब सुनने के बाद मैंने सुप्रिया की तरफ देखा तो वो भी अभी डरी सहमी थी। मैं दौड़कर उसके पास गई तो वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज चल रही थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, पागल, एक छिपकली ही तो थी, तो इतना क्यों रो रही है। पर वह बस रोए जा रही थी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसका रोना देखकर मैंने उसे अपने पास सुला लिया। किसी तरह रात गुजरी, पर सुबह उठते ही वो मुझसे कहने लगी, दीदी मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। मैं गांव जाना चाहती हूँ। भले ही मैं अकेली रहूंगी, पर मुझे गांव भेज दीजिए। उसकी इस तरह की बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती, क्योंकि वो तो बहुत खुश होकर मेरे पास आई थी। पर अचानक आखिर उसे क्या हो गया था। यह बात मैंने अपने पति नवीन को बताई कि सुप्रिया का यहाँ पर दिल नहीं लग रहा, वो गांव जाना चाहती है। नवीन ने कहा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। पर गांव में वो अकेली रहेगी, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। नवीन की बातें मुझे सही लगी। नवीन ने कहा, हम सुप्रिया का दाखिला कॉलेज में करवा देते हैं। वह पढ़ने जाएगी तो उसका दिल यहाँ पर लग जाएगा। मैं सुप्रिया को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मजबूरन मुझे नवीन की बात माननी पड़ी। और अगले दिन सुप्रिया को मैंने नवीन के साथ कॉलेज में एडमिशन के लिए भेज दिया। पर उधर से सुप्रिया जब आई तो बहुत खुश नजर आ रही थी और उसके हाथ में शॉपिंग बैग भी था। सुप्रिया आते ही मेरे गले लग गई और कहने लगी, दीदी शॉपिंग करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मूड फ्रेश हो गया। नवीन जीजू ने मुझे समझाया है, शायद धीरे धीरे अब यहाँ मेरा दिल लग जाएगा और अब तो मैं कॉलेज भी चली जाऊंगी, तो इससे मुझे बोरियत भी महसूस नहीं होगी। अचानक सुप्रिया के चेहरे पर यह मुस्कान देखकर मुझे बहुत अजीब लगा कि अभी तो वह बहुत परेशान थी, यहाँ से जाना चाहती थी। अचानक उसे क्या हो गया कि वह इतनी खुश हो गई। मुझे उसकी खुशी बुरी तो नहीं लगी थी, पर अच्छी भी नहीं लगी थी। यह सब देखकर मुझे अब सुप्रिया का यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अगली सुबह मैंने सुप्रिया से कहा, सुप्रिया तुम गाँव जाना चाहती थी ना, तो मैंने बगल के चाची से बात कर ली है, वो तुम्हें कुछ दिन अपने पास रख लेगी। सुप्रिया ने मेरी बात को काटते हुए कहा, नहीं दीदी, अब मैं यहीं पर रहूंगी। अब मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मेरा दिल यहाँ पर लग जाएगा। पर मैं चाहती थी कि कुछ दिनों के लिए सुप्रिया यहाँ से चली जाए और कुछ दिन बाद मैं उसके लिए कोई लड़का देखकर उसकी शादी करवा दूँ। इस बारे में मैंने नवीन से भी बात की, पर नवीन ने मुझे डांट दिया और कहा कि जब वह आगे बढ़ना चाहती है और यहाँ रहना चाहती है तो तुम उसे यहाँ से भेजना क्यों चाहती हो। नवीन की इस बात पर मैं चुप सी हो गई, लेकिन मेरे दिल को एक पल भी चैन नहीं था। मैं चुप तो हो गई थी, पर रात को बार बार उठकर सुप्रिया का कमरा देखती। मेरे अंदर न जाने कैसी उलझन थी। मुझे नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन महसूस हो रही थी। अगली सुबह नवीन ने कहा, सुप्रिया को कॉलेज में छोड़ दूंगा। इस बात पर सुप्रिया ने हामी भर दी। उसने कहा, हाँ जीजू, आपने सही कहा। बस के धक्के खाने से अच्छा है कि आप ही मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए। नवीन सुप्रिया को कॉलेज ही नहीं छोड़ते, बल्कि अपने ऑफिस से हाफ टाइम छुट्टी लेकर उसे कॉलेज से घर भी लेकर आते। वो अचानक उसका इतना ख्याल करने लगे थे। यह सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगता, पर मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों ही मेरे अपने थे।
और जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ देख ना जाऊं, किसी पर बेवजह शक करना सही नहीं। एक दिन बैठे बैठे मैंने नवीन के ऑफिस में फोन लगा दिया, पर उधर से जो खबर मुझे पता चली उसे सुनकर तो मैं सुन्न रह गई। अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा। नवीन आज ऑफिस नहीं गए थे। आखिर वह कहाँ थे? सुप्रिया जब घर पर आई तो आते ही मैंने उससे पूछा, सुप्रिया सच सच बताओ कि तुम्हारे और नवीन के बीच आखिर क्या चल रहा है? मेरे इस तरह के सवाल पर मैंने देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह डर के मारे सकपका गई और कुछ ही देर में वो फूट फूट कर रोने लगी। अभी मैं उसके रोने का कारण पूछती, तभी अचानक मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा सामने नवीन थे। वो बहुत गुस्से में थे। मुझे देखते ही वह मुझे बाजू से पकड़े और कमरे में ले गए। कहने लगे, तुम होती कौन हो मेरी तहकीकात करने वाली? तुमने मेरे ऑफिस में फोन क्यों किया? मैं भी यह सब बर्दाश्त कर कर के थक चुकी थी। मैंने भी गुस्से में कहा, आप ऑफिस के बहाने जाते कहाँ हैं? उन्होंने कहा, जहाँ मर्जी आए वहाँ जाऊँगा। आज के बाद तुमने मेरी तहकीकात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात पर मैंने कहा, ठीक है, जो जी में आए करिए। कल मैं सुप्रिया को यहाँ से भेज रही हूँ, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। मेरे इतना कहने की देर थी कि सुप्रिया मेरी चीखें सुनकर कमरे का दरवाजा बजा रही थी। नवीन ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। वो मुझे बेतहाशा मार रहा था। फिर मेरे बाल पकड़कर बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें सच जानने का, तो सुन लो, मैं सुप्रिया से शादी करने वाला हूँ। फिर देखता हूँ तुम उसे यहाँ से कैसे भेजती हो। ये सब कहने के और मुझे बेतहाशा मारने पीटने के बाद नवीन कमरे से बाहर निकल गए। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करूं। बाहर वो दोनों लोग थे जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। नवीन ने मुझे आज इतना मारा था कि मेरे चेहरे पर चोट के निशान उभर आए थे। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो और सुप्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। यह सब जानने के बाद मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी अपनी सगी बहन ने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं रोती रही। सुबह 10 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला। सुप्रिया मेरे कमरे में आई, पर उसे देखकर गुस्से से मैंने अपना मुंह फेर लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम बहन नहीं डायन हो डायन। मेरा घर बर्बाद करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ऐसी होती है बहनें जैसे कि तुम हो। मेरी बात सुनकर सुप्रिया फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, दीदी मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो पिछले कई महीनों से यह सब ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका घर ना टूटे। दीदी मैं जब से यहाँ पर आई थी, नवीन जीजू की नज़रों से मुझे उलझन सी महसूस होती थी। फिर मुझे लगने लगा कि रात को कमरे में मेरी खिड़की से कोई झांकता है। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी नवीन जीजू पीछे से आए और मुझे डरा दिए। मैं डर गई। फिर उन्होंने कहा, डरो मत, मैं मजाक कर रहा था, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन सोनम को अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए ताकत का पाउडर लेकर आया हूँ। ये पाउडर तुम हर रोज उसे दूध में मिलाकर दोगी, पर ये बात तुम उसे मत बताना, नहीं तो वो नहीं पिएगी। मुझे लगा कि शायद ये कोई प्रोटीन पाउडर है, इसीलिए मैं उस पाउडर को दूध में मिलाकर आपको देने लगी और वो पीने के बाद आप गहरी नींद में सो जाती। फिर एक दिन मुझे लगा कि रात के अंधेरे में कमरे में कोई आया है और मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। ये सब देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की तो देखा नवीन जीजू मेरे कमरे में थे। उन्हें देखकर मैं अपना दुपट्टा ओढ़ने लगी। उन्होंने मेरे दुपट्टे को हटाते हुए कहा, मुझसे इतना क्यों घबरा रही हो? मैं कोई घेर थोड़ी हूँ। उनकी यह हरकत देखकर मैं सहम गई और बोली, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हो? वो शातिराना अंदाज में कहने लगे, कोई मर्द किसी जवान लड़की के कमरे में इस वक्त क्यों आता है? तुम इतनी नादान नहीं हो। यही कहते हुए वो मेरी इज्जत को तार तार करने लगे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मुझे बर्बाद करने के बाद उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि ये सब अगर मैंने आपको बताया तो वो आपको तलाक दे देंगे। दीदी अब मुझे अपनी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। परवाह थी तो सिर्फ आपकी, क्योंकि कुछ महीनों पहले आपने बताया था कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं आपके और आपके पेट में पल रहे बच्चे की खातिर चुप थी, पर जब मैंने देखा कि इस तरह तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए मजबूरन मुझे ये सब आपको बताना पड़ा। दीदी अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या कसूर है? बस कसूर है तो एक बेटी होने का, वो भी एक अनाथ बेटी जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। दीदी मुझे उस दरिंदे से बचा लीजिए।
मुझे उससे शादी नहीं करनी, वह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। यह सब कहने के बाद मैं बहन सुप्रिया फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी उसके गले लगकर खूब रोई। शादी के बाद 3 सालों तक मैं उस घटिया इंसान के साथ रहने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाई थी। पर आज जब मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे तो उसने मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया और हम दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। 6 महीने से जो तकलीफ मेरी बहन घुट घुट कर बर्दाश्त कर रही थी वो शायद मेरी तकलीफ से कई गुना ज्यादा थी। पर अब मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी, क्योंकि यह तो हम दोनों बहनों के साथ बहुत बड़ा गुनाह हो रहा था। इसीलिए मैंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और सारी बात बताई। पुलिस आई, वो नवीन को पकड़ कर ले गई। कुछ दिन बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं अपने बेटे पर नवीन जैसे इंसान का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। कुछ दिन बाद मैंने नवीन से तलाक ले लिया। आज मैंने अपनी छोटी बहन से अपने रिश्ते की बात की, पर उसे शादी के नाम से नफरत हो गई थी। वो शादी नहीं करना चाहती और अपने बेटे के साथ रहती। सच कहते हैं, जब अपने माँ बाप इस दुनिया में नहीं हो तो यह दुनिया अपना रंग रूप दिखा ही देती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।